अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। और बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 का सेकंड हाफ है बेटा, और ये लेक्चर नंबर 4 बनता है। इसको जो है हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। लास्ट टाइम जो है वो हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने जो था वो लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो था वो डिस्क्राइब किया था। और आज जो है बेटा वो हम थोड़ा सा डार्क रिएक्शन के बारे में जो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डार्क रिएक्शन बेसिकली इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। द डिटेल्स ऑफ द डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय द मेल्विन कैल्विन एंड हिज कोलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया। कहता है कि मेल्विन कैल्विन और उसके कोलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर जो था ये डार्क रिएक्शन को जो था स्टडी किया था। द समरी ऑफ द इवेंट ऑफ द डार्क रिएक्शन आल्सो नोन एज द कैल्विन साइकिल। ठीक है, और जो समरी है डार्क रिएक्शन की उसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। Steps of Calvin cycle. Again, the carbon dioxide molecule are combined with the 5 carbon compound to form the two temporary 6 carbon compound, each of which split into the two 3 carbon compounds. ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि जब एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो इससे क्या बनते हैं, एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। तो मोस्टली होता क्या इसमें कि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जब एंटर होता है तो ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। शुरुआत में ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं 5 कार्बन वाले। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 बाय 1 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये 3 मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन वाले बाइंड करते हैं तो आपके पास जो है वो 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाले बन जाते हैं। नेक्स्ट है the 3 carbon compound are reduced to the 3 carbon carbohydrates by using the ATP and hydrogen from the NADPH. The 3 carbon carbohydrates are used to manufacture glucose. ठीक है, अब क्या होता है ये जो ATP और NADPH है जब ये कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो है वो क्या होता है कि 3 कार्बन वाले जो हैं वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड सेपरेट हो जाता है और किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। और बकाया जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है ये दोबारा से साइकिल के अंदर आगे चल पड़ता है। नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास जो टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल जो है बेटा, ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है लेकिन एएलपी के सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है लिमिटिंग फैक्टर्स है इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये भी जो है वो वैसे तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बीएलपी में उसने नहीं डाला हुआ है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा इसको एक मरतबा जो है वो देख लें, इसको थोड़ा सा डिस्कस वगैरह जो है वो कर लें, यानी कि अदरवाइज जो है वो हो सकता है कि कुछ भी ये पेपर में इसमें से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके पास है रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, कहते हैं रेस्पिरेशन को ये एलपी में है सिलेबस में। कहता है कि व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइज द ऑक्सीजन एंड yield द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट हीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द फ्यूल मॉलिक्यूल। इन द सेम वे organism utilize the oxygen for the breakdown of the carbon hydrogen bond present in the food in their cell. This breakdown yield energy which is transformed into the ATP। ठीक है, कहता है कि आम तौर पर जो रेस्पिरेशन है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। और ब्रेक करने के बाद जो है उससे क्या चीज रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन are broken by the oxidation reduction reaction and so the carbon dioxide and the water are also produced. The cellular energy yielding process is called cellular respiration। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो ब्रेक किया जाता है और ब्रेक डाउन करने के बाद, और ये जो फिनोमेना होता है किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से। कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्शन एंड सो द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, द मोस्ट कॉमन फ्यूल
used by the cell to get energy by the cellular respiration is the glucose। ठीक है, कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होती है, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कहते हैं दैट इज व्हाई ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड डिपेंड ऑन इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। और इसी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कहते हैं दैट इज व्हाई द ग्लूकोज ऑक्सीजन डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। कहते हैं इसी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको तोड़ा जाए तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, द वन रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो वो एनारोबिक कहलाती है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, थोड़ी डिटेल है। कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज अकर विद द मैक्सिमम रिलीज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, कहता है कि अगर आमतौर पर अगर देखें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटे और उससे एनर्जी रिलीज होती है, कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। कहता है इन द फर्स्ट फेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन अ मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज 6 कार्बन इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है जब रेस्पिरेशन होती है तो इसमें से दो जो है वो 3 कार्बन वाले जो है मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड। सेकंड है in the second phase molecule of the pyruvic acid are completely oxidized to the carbon dioxide and water and all the energy released the overall reaction is as follow। ठीक है, जैसे कि नीचे दिया भी हुआ है। ठीक है कि सेकंड फेज के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कहना इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद अ लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज। कहता है कि आमतौर पर अगर ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो उस वक्त जो है वो ग्लूकोज को जो है ब्रेकन डाउन किया जाता है और उससे क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर to that of the to the aerobic respiration, a molecule of the glucose is broken down into the 2 molecule of the pyruvic acid। ठीक है, तो इस फिनोमेना में क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल है वो चेंज होता है ग्लूकोज का 2 molecule of pyruvic acid। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बट इन द सेकंड फेज pyruvic acid is not completely oxidized due to the absence of the oxygen। और सेकंड फेज में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। कहते हैं इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। और आमतौर पर सेकंड फेज के बाद अगर तो इथाइल अल्कोहल बनेगा तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, और अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, कहते हैं कि इन दिस वे मैनी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन are left broken unbroken in the product। anaerobic respiration is further classified as the alcoholic fermentation and the lactic acid fermentation। सबसे पहले alcoholic fermentation के बारे में डिस्कस करता है। कहते हैं in this type of the anaerobic respiration pyruvic acid further broken down to the alcohol C2H5OH and carbon dioxide। ठीक है, तो अगर जो है pyruvic acid जो है वो एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ऐसी जो फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाती है, बैक्टीरिया यीस्ट में होती है। सेकंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। It occur in the skeleton muscles of the humans and other animals during the extreme physical activity। कहता है कि this also happen in the bacteria present in the milk। In this type of the anaerobic respiration each pyruvic acid molecule is converted into the lactic acid के अंदर जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा जो थर्ड है आपके पास नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर थोड़ा सा पार्ट है इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस तो जो है वो उन्होंने ALP सिलेबस में इंक्लूड नहीं की है और ना ही जो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को जो है वो इंक्लूड किया है। इसके अलावा टेबल है बेटा, कुछ उन टेबल्स को जो है वो आप देख लीजिएगा। डिफरेंस है बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने क्लास में भी जो था बहुत डिटेल के अंदर था वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बकाया जो नेक्स्ट फेज का टेस्ट है उसको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।